नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है आशीष शाह और अभिषेक सत्यव्रतम। भारतीय बाजार में भारी गिरावट का माहौल इस वक्त नजर आ रहा है। दिन के निचले स्तरों पर बाजार ट्रेड करते हुए लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव। मेजर इंडेक्सेस, बेंचमार्क्स, ब्रॉडर मार्केट्स, हर तरफ गिरावट हावी होती हुई 24,300 के बिल्कुल करीब निफ्टी, बैंक निफ्टी में करीब 841 अंकों की 850 अंकों की बिकवाली आप देख पाएंगे। मिड कैप प्लेयर्स दिन के निचले स्तरों पर, स्मॉल कैप में भी कोई सपोर्ट कहीं से इस वक्त मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हो, सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स हो, भारतीय बाजार में इस वक्त अगर आप देखेंगे बिकवाली ही हावी होती हुई 24,300 के पास जहां निफ्टी खड़ा है इस वक्त देखेंगे मार्केट में ये जो भारी गिरावट है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये गिरावट एक मौका है या फिर धोखा है। देखिए, निवेश के लिहाज से अगर बाजार को समझने की कोशिश करेंगे, क्लियरली इस तरह के सेंटिमेंट्स जो हैं एक बड़ा सवाल क्रिएट करते हैं। हम लास्ट 2 हफ्ते बचे हैं नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, उससे ठीक पहले जिस तरह की वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल रही है, अब तो वॉलेटिलिटी भी नहीं, इसे कह सकते हैं वन साइड डाउन मूव जो नजर आ रहा है, इस मूव को किस तरह से प्ले आउट करना है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जितने भी स्तरों पर जहां पर भी खरीदारी करेंगे अगले दिन बाजार वहां से और ज्यादा कमजोरी दिखा रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे विदेशी बाजार से भी आज सुबह से कोई सपोर्ट खास मिलता हुआ नहीं दिखा। इस वक्त अगर फ्यूचर्स की तस्वीर देखेंगे वहां पर भी बिकवाली है और यूरोपीय बाजार में भी कैक, डैक्स, फुटसी वहां पर भी गिरावट। सो क्लियरली ग्लोबल मार्केट से कोई सपोर्ट नहीं। भारतीय बाजार के अपने संकेत, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, डेटा पॉइंट्स, जो भी सब कुछ दिख रहा है, बिकवाली ज्यादा हावी होती हुई नजर आ रही है और क्लियरली सपोर्ट सिस्टम कम होने के कारण हम देख रहे हैं इस वक्त बाजार में इस तरह का डाउनफॉल, लाल निशान के साथ बिकवाली क्लियरली नजर आ रही है। ऐसे में अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल स्टॉक्स की सेहत बिगड़ी है, तगड़ी पिटाई यहां पर होती हुई देखने को मिली। लगातार फाइनेंशियल्स, बैंक स्पेसेस, छोटे मझोले बैंक्स, जहां पर भी आप देखेंगे लाल निशान के साथ बिकवाली वहां पर भी पाएंगे। इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स, अच्छा ऑटो एंसलरी तो चलते थे, अब ऑटो एंसलरी में भी गिरावट हावी होती हुई नजर आ रही है। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में भी बिकवाली है। रिलायंस जैसे मेजर प्लेयर्स को अगर देखेंगे वहां से हम देख रहे हैं कोई सपोर्ट नहीं है, बिकवाली का दबाव, रिलायंस जैसे मेजर प्लेयर्स भी। सो क्लियरली वहां से भी कमजोरी हावी होती हुई। कुछ तमाम सेगमेंट पॉकेट्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ हद तक मोमेंटम है, लेकिन वो मोमेंटम भी किस तरह से इसे लेना है ये समझना होगा। जैसे कि केमिकल प्लेस, जैसे कि फार्मा, सिलेक्टेड फार्मा कंपनियां, पिरामल फार्मा, पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट का इंपैक्ट है जो कि नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इक्के दुक्के स्टॉक्स हैं, रियल एस्टेट, आईटी बाजार को संभालने का काम कर रहा है, लेकिन ये कोशिशें हैं। बाजार में आज भारी बिकवाली जो कि देखने को मिल रही है, ये बड़ी जो गिरावट है, क्या खरीदारी का मौका है या फिर इस वक्त बाजार से दूर रहना बेहतर होगा, ये सबसे बड़ा सवाल आप सभी के जहन में होगा। बड़ी गिरावट के पीछे क्या वजह है, एक पूरी रिसर्च आपके सामने लेकर आते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे हमारे साथ, फंडामेंटल, टेक्निकल, बाजार के जाने माने दिग्गज होंगे, वो आपको बताएंगे कि इन स्तरों पर बाजार को किस तरह से वॉच आउट करना है। लेकिन सबसे पहले बाजार की गिरावट की वजह, सारी की सारी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी, आप देखें तो सारे हेडलाइन इंडिसेस में भारी गिरावट देखने मिली और सेंसेक्स जो है 1000 पॉइंट गिर चुका है। निफ्टी में भी 350 अंकों की जो है भारी गिरावट आई है। लेवल्स देखें तो लगभग 24,300 का आ रहा है। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट रीजन है उस पर फोकस करते हैं। बाजार में जो बड़े वेटेज वाले शेयर है निफ्टी के, आज बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। रिलायंस, HDFC बैंक, TCS, एयरटेल, L&T, सारे स्टॉक्स में जो आप देखेंगे 1% से ज़्यादा का जो है गिरावट देखने मिला है और इसके जो कंट्रीब्यूशन है इंडेक्स पॉइंट्स का, उसमें भी सेलिंग प्रेशर आ रही है। US फेड पे भी नज़र है। फेड के ब्याज दरों में लगभग 25 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.25% की जो है कटौती का उम्मीद है और 2025 के लिए भी जो है फेड की कमेंट्री सख्त हो सकती है, तो इसके लिए ये बाजार के लिए नेगेटिव ज़रूर है। रुपए में भी जो एक रिवर्स गेयर देखने मिला है। जो रुपी है उसकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो उसके मुकाबले रिकॉर्ड लो लेवल्स पे आ गया है। ऑलमोस्ट 84 रुपीज़ आप कह सकते हैं 50 पैसे प्रति डॉलर पे जो है ये फिसला है। और देखा जाए तो विदेशी फंड्स की जो बिकवाली में भी जो है कमज़ोर बाजार का असर देखने मिला और हमने देखा है कि बड़े बड़े FI सेलिंग जो है कंटिन्यू हो रही है और ये जो है सस्टेन्ड वीक से जो है हमें देखने मिल रही है। FIs को लेकर भी चिंता है। आज फिर से बाजार में FIs की बिकवाली होने का असर देखने मिल सकता है और इस महीने ये आंकड़ा देखें तो 11,428 करोड़ का आंकड़ा ऑलरेडी आ चुका है। आखिर में बात करेंगे ग्लोबल बाजार के संकेत का, और वो भी जो ओवरऑल थोड़े कमज़ोर देखने मिल रहे हैं। दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, हांगकांग में 0.25 to 0.75%
की जो है गिरावट देखने मिल रही है रेट्स को लेके। और इंटरेस्टिंगली डाउ फ्यूचर्स भी करीब 150 अंक अभी नीचे चल रहा है और नैस्डैक फ्यूचर्स में भी नरमी देखने मिल रही है। तो ग्लोबल संकेत और डोमेस्टिक संकेत दोनों ही देखें तो इसमें आज भारी इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसके कारण जो है हम देख रहे हैं एक स्टीप करेक्शन जो है आपके बेंचमार्क इंडिसेस में देखने मिल रही है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो क्यों गिरावट है बाजार में और ये गिरावट को कैसे समझें? ये मौका है या धोखा है? क्या बाजार की टेंशन अभी यहाँ से और बढ़ेगी? ये सवाल निश्चित तौर पर सभी लोगों के मन में चल रहा होगा। अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार की चाल यहाँ से क्या होगी। और हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश पालविया हैं, रुचित जैन हैं और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमारे साथ हैं दिनशा औरानी, हेलियस म्यूचुअल फंड के CEO। आप सभी का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। दिनशा सर, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। आपने एफआईज से एंगेज भी करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या मूड निकल के आ रहा है एफआईज का दिनशा सर? क्या ये जो थोड़ी थोड़ी बाइंग आई है दिसंबर में 11-12 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की, क्या इसको सस्टेनेबल माने? क्योंकि आज की पिटाई देख के बाजार की लग रहा है कि नहीं, आज फिर से एफआईज का सेल फिगर आने वाला है। प्रॉब्लम कहां पर लग रहा है एफआईज को भारतीय बाजार में? देखिए, प्रॉब्लम तो काफ़ी है वैसे। एक तो टैक्स को लेके पहले प्रॉब्लम था, आई मीन कैपिटल गेन्स का, क्योंकि शायद इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो फॉरेन मनी पे टैक्स लगाती है, बट वो कैन बी वर्कड अराउंड। बट द मेजर प्रॉब्लम आई थिंक आज की तारीख में ये है कि फंडामेंटल्स आर नॉट सपोर्टिंग द मार्केट। आपने देखा है कि जून एक्चुअली चालू मार्च क्वार्टर से हुआ था, बड़ा ही टैपेड सा क्वार्टर था, इतना बढ़िया क्वार्टर नहीं था। बट जून, फिर सितंबर क्वार्टर अगेन नेगेटिव अर्निंग्स वगैरह आने लग गए थे। और दिसंबर क्वार्टर हमें ऐसा लग रहा था कि शायद एक फ्लैट आउट क्वार्टर होगा, प्लेटू क्वार्टर होगा, लेकिन यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि अभी अर्निंग्स डी ग्रोथ ही दिखने वाला है। तो ये सब अच्छा नहीं होता है वैल्यूएशन के लिए, एंड स्पेशली जब दुनिया ने हमें री रेट करके रख लिया है। हम हमारी जो रेटिंग जो पी जो हमारी वो है पी है आज की तारीख में 19 के आसपास लार्ज कैप का पी है, जो 16-17 के आसपास घुमा करता था बहुत पहले। लेकिन हमने सोचा कि शायद ये सस्टेनेबल होगा गिवन द ग्रोथ रेट, लेकिन वो लग नहीं रहा है हमें भी ग्रोथ रेट कैन सस्टेन। तो ये सब जो चीजें हैं वो इतनी बढ़िया नहीं होती है। और तीसरा जो मेजर इशू है वो है जो ट्रम्प का ट्रेड जो एफआईएस प्ले आउट किए थे, जो बहुत ही बढ़िया काम किया उनके एडवांटेज से, क्योंकि एक तो 10% की जो फॉल देखी हमने इंडिया में वो उन्होंने अवॉइड कर दी, प्लस यूएस में उन्होंने कोई 15% ग्रोथ देखी है और प्लस रुपी डिप्रिसिएशन भी अवॉइड किया। तो आप देखिए कि 25-26% उन्होंने रिटर्न बना लिया जस्ट प्योरली बाय मूविंग आउट ऑफ इंडिया एंड गेटिंग टू यूएस। तो डिफरेंशियल ट्रेड में अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो इसलिए लग रहा है कि वो ट्रेड हैज टू प्ले आउट फर्स्ट। और हमें ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली अगर जो फेब में इंटरेस्ट रेट कट्स चालू हुए इंडिया में, तो शायद आप देखें कि इनकी जोरों से वापसी आ सकती है, लेकिन बिफोर दैट तो हमें काफी मुश्किल लग रहा है। दिनशा सर, एक सवाल और है। बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि नहीं, भारत का जो पैसा एफआईएस का निकल के वो चीन जा रहा है। हालांकि चीन के जो आंकड़े आए हैं, रिटेल बिक्री के आंकड़े आए, अनुमान 5% था, वो 3% पर आया। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े आए, वो भी खराब आया। तो क्या भारत से पैसे निकल के चीन जा रहे हैं, या फिर भारत से भी पैसा निकल रहा है, चीन से पैसा निकला और वो पैसा अमेरिका में जा रहा है फिर से? जी, एक्चुअली यही हो रहा है, क्योंकि दोनों मार्केट्स है। आई मीन आप देखिए चीन में भी कोई फ्लोज नहीं आ रहे हैं, वहां पे भी बाहर निकल ही रहा है पैसा। तो सारा पैसा जो है यूएस की तरफ जा रहा था। इनफैक्ट लास्ट जो मैंने फिगर देखा था, $145 बिलियन का इनफ्लो देखा था यूएस का, जहां से 40 बिलियन एशिया से गए थे और 105 बिलियन यूरोप से गए थे बाहर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एशिया से ही पैसा बाहर जा रहा है, इवन यूरोप से पैसा इज गोइंग टुवर्ड्स यूएस। और आप दूसरा ये देखिए कि डिस्पाइट द रेट कट्स, वहां के जो टी बिल्स हैं, मतलब ट्रेजरी 30-ईयर बिल जो अपना यूएस का टी बिल है, वो 4.6 के आसपास अभी कोट हो रहा है। आप सोचिए, रिस्क फ्री रिटर्न, नो टेंशन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ एनी करेंसी, वहां पे आपको 4.6% रिटर्न मिल रहा है। और इंडिया में आप मतलब मैंने जो देखा था लास्ट 10 साल का रिटर्न जो हमारे डॉलर टर्म में था वो 8% था, लेकिन 8% प्री टैक्स था। तो आप टैक्स निकालिए तो 6 के आसपास आ जाता है। आप सोचिए कि आप 4.5 मिल रहा है वहां पे विदाउट एनी रिस्क, और 6 यहाँ पे मिल रहा है, और ये 10 साल की एवरेज की बात करूं तो ऑब्वियस है कि इंडिया में आने के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी। इसलिए, और चाइना तो खैर आई डोंट थिंक चाइना इज अ मार्केट दैट कोई भी एफआई वहां जाना चाहे आज की तारीख में, क्योंकि काफी स्लो डाउन है वहां पे। इनफैक्ट दे गोइंग द जापान वे,
नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स हो गए अभी वहां पे, तो आप सोचिए कि कैसे होगा वहां पे। तो एनीवे, सो दैट्स व्हाट आई डोंट थिंक दैट्स द मार्केट वी आर कंपीटिंग विद। हम ज्यादा से ज्यादा आई थिंक यूएस से ही compete कर रहे हैं आज की तारीख में। दिशा सर, ठीक है, ये तो फाइल्स की बात होगी, लेकिन जो रिटेल हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं, उनको तो भारत के बाजार में ही रहना है। हम ना तो चीन जाएंगे, ना तो जापान जाएंगे, ना तो अमेरिका जाएंगे। तो अगर हम भारतीय बाजारों की बात करें, ये जो करेक्शंस है, आपके हिसाब से मौके इसमें कहाँ पर आ रहे हैं? क्योंकि थोड़े सा ना थीमेटिक हो जाने वाला बाजार लग रहा है। कुछ कुछ पॉकेट्स में तेजी आ रही है, और जो कह सकते हैं कि जो फ्रंटलाइन जो सेक्टर्स हैं, वो शायद उतने अच्छे नहीं कर रहे हैं। तो जरा मदद कीजिए कि अगर किसी को 2025 को नजर में रखे अगर कुछ बाइंग करनी हो, तो वैल्यूएशन के हिसाब से और ग्रोथ के हिसाब से बेहतरीन कॉम्बो कौन से सेक्टर्स हैं इस वक्त? जी देखिए, पहले तो एक जो सेक्टर हमें लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया करने वाला है आगे चल के, जो आज की तारीख में करेक्शन मोड में भी है, मतलब आप अभी आज ही करेक्शन आया, आई थिंक वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है। वहां पे हमें लग रहा है कि काफी अच्छा आपको मिल सकता है। और ये हम अपने, मतलब आप हिस्ट्री देखें तो जो भी इकोनॉमी बढ़िया की है, जो इंडिया करने वाली है आज की तारीख में, हमें आगे चल के, तो हमें लग रहा है वहां पे हमेशा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत बढ़िया की है। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर दैट सेक्टर स्टार्ट्स पार्टिसिपेटिंग इन अ बिग वे। और हमें ऐसे लग रहा है कि एक्चुअली वही जो रोटेशन होता है, सेक्टर रोटेशन, उसमें लीडर उभर के वही सेक्टर आएगा। दूसरा जो सेक्टर हमें पसंद है वो आईटी है। और एक्चुअली आप देखें कि कमेंट्री जो है आईटी सेक्टर में, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है, जून क्वार्टर में थोड़ी इंप्रूवमेंट चालू हुई, सितंबर में और स्ट्रांग हो गई, और हमें लग रहा है दिसंबर क्वार्टर में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, गिवन दैट ट्रम्प हैज कम बैक। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो सेक्टर एक बहुत ही बढ़िया सेक्टर है जहां पे आप रह सकते हैं। और तीसरा जो हमें पसंद है वो हमारे सारे डोमेस्टिक वाले सेक्टर्स हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, वो हमें काफ़ी पसंद है। हमें लग रहा है कि एक तो नॉट ओनली जैसे ही आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, क्वालिटी रूम्स की, सॉरी, क्वालिटी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, पर ऑल्सो इंटरनेशनल टूरिज्म इन हॉस्पिटल टूरिज्म विल स्टार्ट। वो भी हमें लग रहा है कि अच्छा सेक्टर है। और चौथा सेक्टर जो हमें है वो है हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल के बाद हॉस्पिटैलिटी। तो वो हमें लग रहा है कि जैसे टूरिज्म रिलेटेड, आप हमारे डोमेस्टिक, नॉट ओनली डोमेस्टिक बट इंटरनेशनल टूरिज्म रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं, जैसे होटल्स वगैरह हो गए, वो हमें लग रहा है कि अच्छा करेंगे आगे चल के। और लास्ट जो हमारा हमेशा फेवरेट रहा है वो है प्लेटफॉर्म कंपनीज, न्यू एज कंपनीज, बी इट फूड टेक और फिनटेक, हमें काफी पसंद है। और इनफैक्ट ऑटो स्पेस में भी देयर आर ऑप्शंस, फार्मा में भी ऑप्शन है वहां पे। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो कंपनीज हैं, दे विल बी सेटिंग बेंचमार्क्स फॉर आवर कंट्री एक्चुअली गोइंग फॉरवर्ड। ये कुछ बड़े थीम्स और सेक्टर्स जहां पर आपका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन आपने बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की बात की और यहाँ पर हीलियोस कैपिटल का नज़रिया पिछले कुछ समय से पॉजिटिव रहा है। हीलियोस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स में भी बीएफएसआई का एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बीएफएसआई में कौन से पर्टिकुलर सब सेगमेंट पर आपका फोकस रहेगा? प्राइवेट सेक्टर, लार्ज कैप बैंक्स होगी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, या कुछ इंश्योरेंस कंपनीज? तो बीएफएसआई के अंदर कौन से सब सेगमेंट पर आपका नज़रिया और ज्यादा पॉजिटिव है? जी देखिए, एक्चुअली आप ब्रेकअप करें अगर जो बीएफएस सेक्टर को, दो मेजर सेगमेंट निकलते हैं, लेंडर्स, नॉन लेंडर्स, राइट। एक प्योर सर्विसेज वाले होते हैं और दूसरे लेंडिंग वाले होते हैं। तो लेंडर्स में अगर जो आप देखें तो हमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि हमें लग रहा है कि आगे चल के एसेट क्वालिटी के इशू तो उभर के आएंगे ही आएंगे। और आपने देखा था कि सितंबर क्वार्टर में कैसे एसेट क्वालिटी के इश्यूज बाहर आए और काफी बैंक्स पे इफेक्ट आया, नॉट ओनली पीएसयूज, प्राइवेट सेक्टर में भी। इसलिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी आपको काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। और इसलिए सिलेक्टिव रहना पड़ेगा कि जहां पे भी स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, एसेट क्वालिटी है सस्टेन्ड, तो वो बैंक्स ही आपको देखने पड़ेंगे। और वहां पे काफी लिमिटेड फ्रेंचाइजेस हैं जो अच्छा कर सकते हैं। पीएसयू में बहरहाल हमें एक ही बैंक पसंद है, जो सबसे बड़ा पीएसयू बैंक है वही पसंद है, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा मैनेज किया हुआ है अपने एसेट क्वालिटी को। तो इसलिए वो हो गया लेंडर साइड पे। नॉन लेंडर साइड पे काफी चीजें होती हैं, लेकिन हमें जो मेजर पसंद है यहाँ पे, जो सर्विसेज सेगमेंट में है, वो है जो जो हमारे स्टॉक मार्केट से डील करते हैं, मतलब नॉट ओनली एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स, डाइवर्सिफाइड ब्रोकर्स या एएमसीज, लेकिन ऑल्सो एक्सचेंज, अपना डिपॉजिटरीज, फिर वेल्थ मैनेजर्स, ये सब आ जाते हैं। तो इसलिए वो हमें काफी हद तक पसंद है। इनफैक्ट आप हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज फंड देखें तो काफी ओवरवेट है हम इस सेगमेंट में एज कंपेयर टू इवन बैंक्स के हिसाब से तो हम अंडरवेट हैं, क्योंकि काफी आई थिंक बैंक्स का वेट
फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में शायद 90% के आसपास है और हमारा 60 के आसपास है, तो इसे वेरी अंडरवेट बट वी आर वेरी ओवरवेट द सर्विसेज। Sure, sir. Good afternoon, Mansi. This side. First and foremost, many thanks. Last minute agree करने के लिए और हमारे साथ join करने के लिए. Thank you so much for your time, sir. लेकिन बाजार में जब इस तरह के volatile moves हो जाते हैं, experts की hand holding जो है बेहद ज़रूरी हो जाती है. If I consider participants and if I tell you that it's a plain canvas, आपसे advice जानना चाहेंगे हमारे माध्यम से आपको जो viewers सुन रहे हैं इस वक्त, मार्केट के इन सेंटिमेंट्स को, इन वॉलेटिलिटी को किस तरह से एक सिनेरियो ना देखें, कंसर्न ना देखें और इस वक्त अप्रोच क्या रखें, किस तरह से मार्केट को पढ़ें, किस तरह से रीड करें, व्हाट वुड योर टेक बी ऑन मार्केट्स? मानसी जी पहले तो स्माइल करते रहिए क्योंकि ये मार्केट में उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं, तो इसलिए पहला तो वो रखना चाहिए। पर दूसरा जो हम पहले से बोलते हैं कि काफी ऐसे सेक्टर्स है या स्टॉक्स है जहां पे काफी फ्रॉथ हो गया था, मतलब वैल्यूएशंस आर फार अहेड ऑफ देयर टाइम्स, तो इसलिए हमें लग रहा था कि वहां पे बेसिकली अवॉइडेबल है वो सेक्टर्स। एफएमसीजी में काफी नाम थे ऐसे, पेंट्स में काफी नाम थे, तो इसलिए हमें लग रहा है कि वो सेक्टर्स जहां पे अभी वेट शेड हो रहा है वो एक जायज भी है, क्योंकि थोड़ा सेम्बलेंस आ रहा है वापस इनटू वैल्यूएशन सच, सो वो आप अवॉइड कीजिए। जहां पे भी आपको लग रहा है कि ग्रोथ दिख रही है एंड ग्रोथ इज अवेलेबल एट अ वेरी इंट्रिंसिक वैल्यू, इनफैक्ट हम जब भी हमसे कोई भी पूछता है कि आप ग्रोथ प्लेयर हैं कि वैल्यू प्लेयर है, हम हमेशा बोलते हैं कि वी ट्राई टू बाय ग्रोथ एट अ वैल्यू। तो इसलिए वो आई थिंक एक कंसेप्ट आपके जहन में होना चाहिए और वही कंसेप्ट के साथ आपको प्ले करना चाहिए। मार्केट में काफी ऐसे ऑप्शंस हैं आज की तारीख में भी जो काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। इनफैक्ट जैसे मैंने बोला कि आप देखिए पिछले 10 साल का एवरेज शायद 19 का रहा होगा हमारा पी का, तो 19 के पी पे आप देखिए कितनी स्टॉक्स हैं एनएसई 500 में, तो कम से कम 100 के ऊपर तो स्टॉक मिल ही जाएंगे आपको। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल देयर एंड प्ले इट अकॉर्डिंगली। बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और रणनीति बताने के लिए और कई सारे सेक्टर्स और थीम जहां पर आपका नज़रिया पॉजिटिव है। शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और इस बीच हमारे साथ राजेश पालवी और रुचित जैन भी जुड़ चुके हैं। शुक्रिया। सबसे पहले राजेश, आपका नज़रिया क्या रहेगा मार्केट पर और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ कौन से होंगे? गुड आफ्टरनून। सो देखिए मार्केट में आज काफी इंटेंस सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और निफ्टी ने 24,400 के लेवल को भी आज ब्रेक डाउन करते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी देखें तो जिस तरीके की वीकनेस बनी है यहाँ पे भी 53,000 के लेवल आज टूटते हुए दिखे। अगर हम डेटा की बात करें तो यहाँ पे 24,400 24,500 की स्ट्राइक पे जो मेजर पुट बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन था उसका भी आज ब्रेक डाउन होते हुए दिखा है और पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को यहाँ पे लोअर साइड पे अब शिफ्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो आज जो एडिशन देखने को मिल रहा है पुट राइटिंग में वो करीब 24,100 24,200 की स्ट्राइक पे खिसकता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि ये दबाव जो आज मार्केट में बना है ये हो सकता है कि हमें लगता है कि यहाँ से फर्दर और एक्सटेंड होते हुए दिखे। अगर हम आज 24,400 के नीचे ही बंद होते तो ये दबाव 24,250 24,100 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। वहीं टेक्निकल सेटअप की बात करें तो टेक्निकल सेटअप में 100 डे मूविंग एवरेज मेजर सप्लाई जोन जैसा काम करते हुए दिख रहा है निफ्टी में और आज की गिरावट में ये 50 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि ये अब 50 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे फिसलते हुए दिख रही है निफ्टी। तो आज की क्लोज काफी क्रूशियल रहेगी निफ्टी के लिए। अगर हम यहीं पे बंद होते तो ये सेलिंग प्रेशर कल के सेशन में भी और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। काफी लार्ज कैप स्टॉक्स में एक सप्लाई है। तो एट दिस मोमेंट जब तक हम 24,600 को नहीं रिगेन करते माइनर पुलबैक में शॉर्ट का ही ट्रेड रहेगा निफ्टी में। डाउन साइड में 24,250 24,200 तक के डाउन साइड के निफ्टी स्पॉट पे टारगेट आ सकते हैं। बैंक निफ्टी में जब तक हम 53,300 53,400 के लेवल को नहीं क्रॉस कर पाते स्पॉट पे, यहाँ पे भी उछाल में बेचने की सलाह है। डाउन साइड में हो सकता है ये गिरावट 52,500 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकती है। तो दोनों इंडेक्स आज एक क्रिटिकल सपोर्ट को तोड़ते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे राजेश? तो एक शॉर्ट का आइडिया है और एक लॉन्ग का आइडिया है। तो शॉर्ट साइड में हमें लगता है कि यहाँ पे हीरो मोटर को यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। जिस तरीके की बिकवाली हीरो मोटर में देखने को मिली है
यहाँ पे हमें लगता है कि फर्दर और सप्लाई प्रेशर एक्सटेंड हो सकता है। स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग लो का भी ब्रेकडाउन यहाँ पे करते हुए दिखे, शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पे डेटा में आते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है हीरो मोटर में अब यहाँ पे गिरावट फर्दर एक्सटेंड हो सकती है। 4380 तक के डाउनसाइड के टारगेट हीरो मोटर फ्यूचर्स में हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ शॉर्ट का ट्रेड है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 4490। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है लॉन्ग साइड में, और उसमें यूनाइटेड स्पिरिट, ये स्टॉक को बाय किया जा सकता है। यहाँ पे देखें तो आज पूरे लीकर स्पेस में एक मोमेंटम है, बाइंग साइड का इंटरेस्ट बना हुआ है पूरे ब्रेवरेज लीकर स्टॉक्स में। यूनाइटेड स्पिरिट में एक 3 दिन की कंसोलिडेशन रेंज का, 3 वीक की कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। स्टॉक में डेटा भी आज पॉजिटिव साइड पे बनते हुए दिखे, तो यूनाइटेड स्पिरिट बाय किया जा सकता है 1595 के टारगेट के लिए। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा 1535 का। ये टेक्निकल रिकमेंडेशन राजेश जी की तरफ से यूनाइटेड स्पिरिट्स पर खरीदारी की राय, इनफैक्ट उनके टारगेट स्टॉप लॉस जो है वो भी आपके स्क्रीन पर, और हीरो मोटोकॉर्प एक सेल कॉल इनिशिएट करने की भी राय। 4380 के टारगेट्स ऑन डाउन साइड वो एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। 4427 के लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। राजेश जी, रुचित जी, शुक्रिया फॉर पेशेंटली वेटिंग। रुचित, गुड आफ्टरनून। अब आपसे आपके टेक्निकल कॉल्स जानना चाहेंगे, क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? जी वेरी गुड आफ्टरनून मानसी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। दो स्टॉक्स एक सिमिलर अप्रोच है, जैसे राजेश जी ने एक बाय एक सेल दिया है। सेल साइड से शुरुआत करूंगा और मेरा शॉर्ट कॉल भी ऑटो स्पेस में से ये है। सो आइडियली हम ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि पिछले 2-3 हफ्तों में जो मार्केट ने एक पुल बैक मूव लो लेवल से दिखाया है, उसमें ऑलमोस्ट सभी सेक्टर का पार्टिसिपेशन एक पॉजिटिव साइड रहा है एक्सेप्ट ऑटो। ऑटो में देखेंगे तो जब मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाई दी तभी भी ऑटो स्पेस में ऐसी कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दी, और वो रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस या वीकनेस कंटिन्यूसली ऑटो के स्पेस में पिछले ये 2-3 हफ्तों के मार्केट के पुल बैक मूव में रही। और अब जब मार्केट में डाउन मूव का थोड़ा बहुत भी सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो ऑटो स्टॉक्स में हम क्लियरली देख रहे हो अंडर परफॉर्मेंस के कारण सेल साइड के ट्रेड्स मिल रहे हैं। सो आई थिंक एस्कॉर्ट्स यहाँ पे रहेगा जहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी। एक लो टॉप लो बॉटम का स्ट्रक्चर ये स्टॉक ने बनाया है, कंसोलिडेशन के बाद में फिर से डाउन मूव का प्रीवियस स्विंग लो स्टॉक ने तोड़े और ये डाउन मूव का रिजम्पशन हुआ है। तो करंट लेवल्स पे 3380 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने की रहेगी एस्कॉर्ट्स में 3270 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और यूनाइटेड स्पिरिट्स है, सॉरी आरसीएफ है मेरी सेकंड पिक, जहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दूंगा। सो आइडियली आज पूरा ही सेक्टर एक काफी अच्छा मोमेंटम है। आरसीएफ में एक अच्छे कंसोलिडेशन हमने पिछले कुछ समय में देखा है, और आज की अगर प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखे तो जो प्राइस अपमूव आया है वो अपने एवरेज से कई बेहतर वॉल्यूम्स के साथ में है। सो ये क्लियर एक ब्रेकआउट के साइंस है स्टॉक में। 778 के स्टॉप लॉस से आरसीएफ में खरीदारी की सलाह है नियर टर्म के लिए 194 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। एक सेल की और एक बाय की। आरसीएफ पर खरीदारी, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है। रुचित की तरफ से भी पॉजिटिव नजर है। 194 के टारगेट्स वो एंटिसिपेट करके चल रहे हैं आरसीएफ में, और बिकवाली की रणनीति एस्कॉर्ट्स में आती हुई। तो क्लियरली ऑटो स्पेस को अब शॉर्ट साइड और गिरावट की तरफ ये कमजोरी जो है वो और ज़्यादा गहराती नजर आ सकती है, मानना एक्सपर्ट्स का भी है। इस वक्त ऑटो के साथ ऑटो एंसिलरी की चाल में भी हम देख रहे हैं रिवर्स गियर लगता हुआ। लेकिन चलिए अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन की तरफ रुख करते हैं। जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह अब हमारे साथ ऑप्शंस के चैंपियन में अपनी स्ट्रैटेजी लेकर जुड़ गए हैं। तेजस, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आज का मेरा जो ऑप्शन का चैंपियन का ट्रेड है वो है आईटीसी लिमिटेड। आज हमने बाजार में एक भारी गिरावट देखी है, लेकिन आईटीसी का जो शेयर है वो काफी फ्लैट चल रहा है। और ये स्टॉक ने अभी रिसेंटली लास्ट फ्राइडे के सत्र में एक डबल बॉटम बनाया था 450-455 के बीच में, और डेली चार्ट पे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनी थी। और पिछले 2-3 दिन से अगर देखें तो स्टॉक अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है और होल्ड कर रहा है। तो हमें लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से रैली करेगा, बीइंग अ डिफेंसिव काउंटर आल्सो, और तकनीकी रूप में भी चार्ट सेटअप काफी स्ट्रांग है। तो ऑप्शन के माध्यम से हम 475 का जो कॉल है आईटीसी का वो बाई करने की राय दे रहे हैं। करीबन 4 रुपए के करीब ट्रेड हो रहा है, तो 4 और 4.5 के बीच में आप उसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2 का, और इसका पहला लक्ष्य रहेगा 7 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 9.5 रुपए का। तो इसमें जो स्ट्रैटेजी है इसमें अधिकतम मुनाफा होगा 8,000 रुपए का, और अधिकतम नुकसान होगा वो रहेगा 4,000 रुपए का।
शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन की रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो आईटीसी की 475 की कॉल खरीदने की राय तेजस की तरफ से, उनकी पूरी स्ट्रैटेजी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। टारगेट, स्टॉप लॉस, मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट और मैक्स टू मैक्स नुकसान कितना हो सकता है, ये भी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर भी आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो अपने एडवाइजर्स से पूछें, सोचें, समझें, रिसर्च के बाद अपने एडवाइजर्स की सलाह लेने के बाद ही एफएनओ में उतरें। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार में है निफ्टी में 350 अंकों के आसपास की गिरावट और निफ्टी बैंक की बात करें 750 अंकों की गिरावट इस वक्त है। इंडिया विक्स थोड़ा सा हल्का सा कूल हुआ है, लेकिन फिर भी 14.5 के आसपास है, 3.5% के आसपास का उछाल है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें 820 शेयर मजबूत है एनएसई पर और उसके मुकाबले करीब 1800 शेयर कमजोरी वाले हैं, तो डबल से भी ज्यादा का मामला है। अच्छा, जब ऐसा बाजार हो ना तो दिक्कत ये होती है, जब सब शेयर गिर रहे हो आप क्या पूछेंगे, जब सब शेयर चल रहे हो तो भी क्या पूछेंगे, दिक्कत ऐसे बाजार में आती है। निफ्टी में 50 में से सिर्फ एक शेयर ऐसा है जहां पर हरा निशान है, वो है सिप्ला का। सिप्ला ने आज शुरुआत मजबूत की थी, 2% ऊपर ये शेयर था। आपको अगर सुबह अगर आप जुड़े होंगे तो आपको याद होगा, और ये जो बढ़त रह गई है ये आधे % से भी कम की रह गई है। आज जो कमजोरी है वो फाइनेंशियल स्टॉक्स में ज्यादा है, बैंकिंग को भी इसमें जोड़ लीजिए, लेकिन फाइनेंस शेयर जो है वो ज्यादा टूट रहे हैं। अगर हम मेटल की बात करें, मेटल में भी आज हम कमजोरी वाले मूव्स देख रहे हैं, क्योंकि जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को यहाँ पर हम 2-2.5% के आसपास की गिरावट देख रहे हैं। और कुछ कंजम्पशन वाले अगर हम शेयरों की बात करें, आप देखिए पिडिलाइट में 3.5% के आसपास की गिरावट है। पिडिलाइट अपेक्षाकृत एक सेफ स्टॉक माना जाता है, यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है। जो स्पेसेस कल चल रहे थे वहाँ पर रह रहे कि बाइंग आ रही है अभी भी। ओबरॉय रियल्टी में आज हम तेजी देख रहे हैं 3% के आसपास की। मैक्रोटेक, प्रेस्टीज में भी हम तेजी देख रहे हैं 1 से 1.25% के आसपास की। लेकिन मेटल में क्या कोई बिकवाली करके कहीं कोई फायदा होगा? कोई शेयर ऐसा है राजेश जी? मेटल में गिरावट में क्या कोई शॉर्ट का मौका आप देख रहे हैं किसी स्टॉक में? तो देखिए, मार्केट के साथ सारे स्टॉक्स में कमजोरी तो बनी है। यहाँ पे अगर हम देखें टाटा स्टील का स्ट्रक्चर देखें तो अब ये अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि 145 के आसपास है। हमें लगता है अगर ये 145 के नीचे फिसलता है टाटा स्टील तो यहाँ पे गिरावट और बढ़ सकती है, जो कि हो सकता है स्टॉक को फिर 140 की तरफ नीचे पुश करते हुए दिखेगा। तो आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है टाटा स्टील के लिए। वहीं अगर हम देखें दूसरे स्टॉक्स, तो हालांकि एज सच अभी भी इतना नेगेटिव स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, लेकिन जरूर मार्केट के गिरावट के चलते इन स्टॉक्स में भी सप्लाई तो बनते हुए दिखा है। अगर मार्केट यहाँ से फर्दर करेक्ट होता है, अगर 24,400 जैसा हमने जिक्र किया उसके नीचे रहता है, तो हो सकता है कि ये सेक्टर में भी फर्दर सप्लाई प्रेशर बनता हुआ दिखे। तो जिंदल स्टील भी एक क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे 945 का लेवल टूटता है जिंदल स्टील एंड पावर में, तो यहाँ पे भी करेक्शन 925 920 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो आई थिंक थोड़ा अभी वेट करेंगे, यहाँ पे इमीडिएट शॉर्ट इनिशिएट नहीं करेंगे मेटल में, क्योंकि स्टॉक्स अपने इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तुरंत शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि सपोर्ट्स के आसपास है, लेकिन हाँ स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक होता जरूर दिख रहा है। 1.5% नीचे है निफ्टी का मेटल इंडेक्स और दिन के निचले स्तर पर जाकर ये कारोबार कर रहा है। एक और स्पेस कमजोर हुआ है जहां पर हम स्ट्रेंथ देख रहे थे और वो है सीमेंट का। कल भी हमने देखा था कि अल्ट्राटेक सीमेंट में कमजोरी थी, आज लगातार दूसरे सत्र में कमजोरी बढ़ रही है। लेकिन बजट में स्टील सेक्टर को लेकर एक राहत की खबर आ सकती है। वो राहत क्या होगी, एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या राहत मिल सकती है बजट में सेक्टर को? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार आगामी बजट में स्टील सेक्टर के लिए कुछ बड़े राहत के ऐलान कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि स्टील सेक्टर में जिस तरह के रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल हो रहा है उन पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको रैशनलाइज किया जाए। मकसद ये है कि इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है उसको अफोर्डेबल बनाया जाए ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फ़ायदा हो।
तमाम रिकमेंडेशंस जो हैं वो इंडस्ट्री की तरफ से वित्त मंत्रालय को भेजे गए हैं और इन प्रस्तावों पर वित्त मंत्रालय विचार कर रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रस्ताव दिया गया है वो दरअसल कोकिंग कोल के ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी खत्म करने से संबंधित है, जो कि इस वक्त 2.5% है। सिफारिश ये की गई है कि इसको घटाकर 0 कर दिया जाए। इसके पीछे इंडस्ट्री ने ये दलील दी है कि कई ऐसे देश हैं जहां से कोकिंग कोल के इंपोर्ट पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है FTA के थ्रू। लिहाजा बाकी देशों से भी अगर कोकिंग कोल इंपोर्ट किया जा रहा है और उस पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी इस वक्त 2.5% है उसे भी कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे स्टील इंडस्ट्री को काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा इस एक और सिफारिश की गई है, दरअसल नियोबियम फेरो नियोबियम के ऊपर एक एसेंशियल रॉ मटेरियल है स्टील सेक्टर में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 5% है, उसको घटाकर नील करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है रॉल्स, इस पर भी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है इस वक्त 7.5% है, उसको घटाकर 0 करने की सिफारिश की गई है। रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स जो है उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 7.5% है, उसको भी घटाकर 0 करने की सिफारिश इंडस्ट्री ने की है और इन प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है। इसके अलावा अगर आप एल्यूमिनियम सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्री ने सरकार से ये अपील की है कि जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, खासकर जो ACZ और UOU है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए, उस पर जो रोटेप रेट्स है उसको डिक्लेयर किया जाए। इससे क्या होगा कि इंडस्ट्री को एक क्लैरिटी मिल जाएगी और जो उसका ओवरऑल वायबिलिटी है वो सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। तो ये तमाम सिफारिशें जो है इंडस्ट्री ने सरकार से की है, जिस पर विचार किया जा रहा है और बजट में इस बात की संभावना है कि इसके ऐलान किए जाएं। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी की सारी जानकारी के लिए। तो बजट में इस राहत का ऐलान हो सकता है। तमाम ऐसे कच्चे माल हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी को हटाने की गुजारिश की है इंडस्ट्री ने, और ये इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय आगे बढ़ाएगा बजट के लिए। ठीक है, तो ये खबर आपके लिए। लेकिन 3 बज गए हैं और ये समझ लेते हैं कि मार्केट में आज खबरों के दम पर कहाँ पर एक्शन रहा। मार्केट एट 3 लेकर हमारे सहयोगी गौरव जब लेकर जुड़ गए हैं। गौरव, बताइए कहाँ पर एक्शन है आज? जी हाँ, तो जैसे हमने देखा कि मार्केट में थोड़ा वीकनेस देखने को मिल रहा है, बट उसके दौरान भी कहीं पे सबसे पहले बात करते हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया की। यहाँ पे हमने देखा एक अपटिक हमें देखने को मिला था और इसका मेन रीज़न ये है कि कंपनी के एक टैबलेट को US FDA की तरफ से अप्रूवल मिला है। ये जो टैबलेट है वो अटेंशन डेफिसिट के ऊपर ट्रीट करने वाला है, एक च्यूएबल फॉर्म में ये टैबलेट आने वाला है और इसके बाद हमने देखा एक अपटिक देखने को मिली थी शेयर प्राइस में। इसके अलावा बात करते हैं ITC की, यहाँ पर भी हमने देखा एक अपटिक देखने को मिली थी और इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे जो डीमर्जर है ITC होटल बिजनेस और ITC का, उसका डेट जो है वो कंपनी ने लॉन्च किया है। 1 जनवरी को ये डीमर्जर जो है वो इफेक्टिव होने वाला है। अगर हम बात करें डीमर्जर की, तो ITC के शेयर होल्डर्स के 10 शेयर्स के बदले में कहीं पे एक ITC होटल्स का शेयर मिलने वाला है और इसके चलते हुए हमने देखा कि यहाँ पे भी तेजी देखने को मिली। इसके अलावा बात करते हैं RBL बैंक की, यहाँ पे हमने देखा कि मैनेजमेंट की तरफ से जो गाइडेंस था, ग्रोथ गाइडेंस, उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी। उन्होंने जो ग्रोथ गाइडेंस था पहले 15% का कहा था, जो कि अभी उन्होंने कहा है कि लो डबल डिजिट में होने वाला है और इसके बाद हमने देखा RBL में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। इसके अलावा बात करते हैं HDFC बैंक की, यहाँ पे भी आज हमें थोड़ा प्रेशर देखने को मिला था और इसका मेन रीजन ये है कि सभी की तरफ से एक वार्निंग लेटर मिला है। हालांकि ये जो वार्निंग लेटर है वो कहीं पे भी मटेरियली इंपैक्ट नहीं करेगा, बट ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो वार्निंग लेटर है वो इसी वीक में सेकेंड बार मिला है HDFC बैंक को और इसके चलते हुए सेंटिमेंटली एक नेगेटिव इंपैक्ट जो है हमें स्टॉक प्राइस पे देखने को मिला था। और आखिर में बात करते हैं कल्पतरु की, इस स्टॉक की भी अगर बात करें तो इससे वीक मार्केट में भी इस स्टॉक में कहीं पे तेजी देखने को मिली और इसका मेन रीजन ये है कि कल्पतरु ने 1000 करोड़ जो है वो QIP के थ्रू सक्सेसफुली रेज किए थे। अगर हम बात करें इस QIP की, तो कहीं पे फ्लोर प्राइस पे सिर्फ 1% डिस्काउंट पे एक डिस्कवर्ड हुआ है ये जो प्राइस है जिसके ऊपर QIP की प्राइजेज जो है वो डिस्कवर हुई थी। और इसमें हमने देखा कि SBI म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, मिराई एसेट्स, ऐसे कई दिग्गज जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इसके चलते हमने देखा एक तेजी देखने को मिली थी। तो खबरों के दम पे इन सब स्टॉक्स पे एक अच्छा ट्रैक्शन आज के दिन में देखने को मिला। आगे जाके भी इन सब स्टॉक्स में नजर रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। शुक्रिया। 3 बजे मार्केट में खबरों के दम पर कहाँ एक्शन नज़र आ रहा है ये हमें बताने के लिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स, लेकिन बाजार की चाल अगर आप देखेंगे यहाँ पर कमजोरी तो हावी होती हुई दिख ही रही है और इतनी कमजोरी कि इस वक्त अगर आप देखें मार्केट कैप इरोजन ऑलमोस्ट 4.5 लाख करोड़ का BSE लिस्टेड स्टॉक्स में होता हुआ देखने को मिला है। अब ऐसे में जो सेक्टर्स बाजार को संभालने का काम कर रहे थे, डिफेंसिव्स लाइक फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, रियल एस्टेट, IT, ये सारे के सारे सेक्टर्स में भी बिकवाली का दबाव इस वक्त हावी होता हुआ दिख रहा है।
रहा है। निफ्टी फार्मा आपके स्क्रीन पर करीब 200 अंकों की बिकवाली। निफ्टी रियल्टी आज सुबह तक वहां पर अब भी गेंस हम देख रहे थे, और निफ्टी आईटी में भी, लेकिन वहां से भी अब गेंस जो है फ्रिजल आउट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में ये सारे के सारे सेक्टर्स पर एक फंडामेंटल आउटलुक भी जरूरी है। टोटल वेल्थ के सीईओ और फंड मैनेजर रोहन मेहता अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून रोहन, थैंक्स फॉर योर टाइम। इस वक्त बाजार में हम काफ़ी ज़्यादा गिरावट देख रहे हैं, और इस गिरावट में बाजार को आप किस तरह से देखते हैं? रियल एस्टेट सेक्टर इन पर्टिकुलर अगर देखें, सिलेक्टेड स्टॉक्स अब भी वहाँ पर मजबूती दिखा रहे हैं। देखिए, डिमांड फॉर हाउसिंग जो है वो तो रोबस्ट है, नज़र भी आ रही है, और साथ ही एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो भी अगर रिपोर्ट्स की माने तो रियल एस्टेट के लिए काफ़ी फेवरेबल हैं। कैसे देखते हैं मार्केट को, कौन से सेक्टर्स पर फोकस है, और रियल एस्टेट पर एक नज़रिया? गुड आफ्टरनून। मार्केट्स आई थिंक सो बहुत सिलेक्टिव पॉइंट पे जा रहा है। अर्निंग्स में बहुत कुछ खास है नहीं। लास्ट क्वार्टर हैज बीन स्लगिश, और ये अपकमिंग क्वार्टर भी ठीक है। मीन्स हम जैसे ही बात कर रहे हैं मैनेजमेंट के साथ, कुछ खास तो ऐसा कुछ एक्साइटिंग कुछ नहीं लग रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर बिजनेसेस एक स्ट्रक्चर्ड ओपेक्स पे जा रहे हैं, डिमांड वहाँ पे आ रही है। और दूसरा कि सिलेक्टिव काउंटर्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं बिकॉज चॉइस आपके पास बहुत कम हो गई है। सो इन्वेस्टमेंट वहीं पे हो रहा है जहाँ पे थोड़े ग्रोथ की उम्मीद हो रही है। रियल एस्टेट की बात करो तो रियल एस्टेट हैज सीन अ वेरी गुड ग्रोथ। स्पेसिफिकली हमारी रुचि वहां पे है जहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क की एक थीम बहुत हमको अच्छी लग रही है, बिकॉज वहां पे ग्रोथ भी अच्छी है, रेंटल इनकम भी अच्छा है, और वहां पे एक स्ट्रक्चरल डिमांड बहुत अच्छी है। कंपनीज लाइक गणेशा हाउसिंग, कंपनीज लाइक नेस्को, जहाँ पे हमारी जगह बहुत अच्छी है। और इन्वेस्टर इन रियल एस्टेट प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर में अशोका बिल्डकॉन पर एक अच्छी नजर बैठ रही है। और ओवरऑल हमको लग रहा है कि रियल एस्टेट ऑफ कोर्स, कैपिटल मार्केट्स की सेक्टर और आईटी, ये तीन में ज्यादातर एक ग्रोथ फैक्टर दिख रहा है। बाकी आई थिंक सो ये क्वार्टर देखेंगे कि क्या होगा। पर अगेन ये क्वार्टर में ऐसा ही हमको हमारी उम्मीद है कि ओपेक्स रिलेटेड कंपनीज आईटी वगैरह में ज़्यादा बेहतरीन ग्रोथ हो सकती है कंपैरेटिवली टू अदर्स। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हर एक 20 साल में, एवरी इन लास्ट 20 ईयर्स 14 टाइम्स मार्केट 10% से ज़्यादा टूटी थी। और जब भी रिकवरी होती है तो लास्ट जो सेक्टर चले हैं वो कभी सेम रिपीट नहीं होते हैं। तो हमारा पैसा अभी वहां पे बनेगा जहां पे वो सेक्टर जो लास्ट टीजी में रिपीट नहीं हुए थे। और सबसे बेस्ट जो नंबर वन सेक्टर लग रहा है वो है आईटी। सो आईटी, रियल एस्टेट और तीसरा कैपिटल मार्केट्स, ये तीन सेक्टर पे हमारी रुचि ज्यादा है। ऑब्जर्वेशन रोहन, थैंक्स फॉर दैट। आईटी, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड स्पेसेस हैं जिस पर नज़र होनी चाहिए, और गिरावट में अगर मौका मिले तो एंट्री पॉइंट्स भी तलाशने ज़रूर चाहिए। राजेश जी, ये जो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हैं, एक्सचेंज एंसिलरीज हैं, आज भी हम देख रहे हैं ठीक ठाक मजबूती नज़र आ रही है। बाजार में गिरावट, लेकिन हरे निशान में बीएसई लिमिटेड, एमसीएक्स, सीडीएसएल, ये सारे के सारे स्टॉक्स करीब 1% की तेज़ी आप देखेंगे बीएसई लिमिटेड में। अब ये तो है कि इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए एंट्री करना किसी भी स्टॉक में बेहद कॉशियस से एक आउटलुक होना चाहिए, लेकिन जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उनके लिए राय क्या होगी? तो बिल्कुल मानसी जी, आपने बताया ये प्लेटफॉर्म कंपनियों में कभी भी सस्टेन अप ट्रेंड बना हुआ है। तीनों स्टॉक को अगर हम देखें, एमसीएक्स, बीएससी, सीडीएसएल, तीनों स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि बाजार में थोड़ी गिरावट है तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग इन तीनों स्टॉक्स में भी हायर साइड पे बना है, लेकिन अभी भी स्ट्रक्चर हमें लगता है नियर टर्म के हिसाब से भी बुलिश है। अब रहा सवाल जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्हें ट्रेल कर लेना चाहिए स्टॉप लॉस को। बीएससी की अगर हम बात करें तो हमें लगता है 5600 का स्टॉप लॉस फॉलो करें। जब तक इसके ऊपर बना हुआ ट्रेंड इंटैक्ट ही रहेगा। सीडीएसएल में हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस अब फॉलो करना चाहिए ट्रेलिंग, वो होना चाहिए करीब 1916 के आसपास। अगर ये लेवल नहीं टूटते तो ये कंटिन्यूटी रहेगी तेजी की। और एमसीएक्स का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो करीब बना हुआ है यहाँ पे 6580 के आसपास। तो ये स्टॉप लॉस को फॉलो करके पोजीशन होल्ड की जा सकती है तीनों स्टॉक्स में। अगर मार्केट कहीं स्टेबलाइज होते हैं इस सप्लाई के बाद, तो हमें लगता है कि ये वापस इस तीनों स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस रहेगा और फर्दर तेजी आगे आने वाले समय में इन तीनों स्टॉक्स में बनते हुए दिख सकती है। एंसिलरीज पर एक आउटलुक, लेकिन
मार्केट के अंडरटोन को अगर समझें, देखिए नवंबर के महीने से ही बाजार काफ़ी ट्रिकी होता चला गया है। एफआईआईज की बिकवाली, इसके अलावा अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, डेटा पॉइंट्स, इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी, ग्लोबल फैक्टर्स, ये सारी की सारी कंसर्न्स है और ये कंसर्न्स के बीच काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स बाजार ने दिखाए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार से पूरी तरह से कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाना चाहिए, क्योंकि भारी गिरावट के बीच भी मौके, अपॉर्चुनिटीज़ लगातार बाजार आपको देता है और लंबी अवधि के लिए निवेश का नज़रिया जो है या भारतीय बाजार या भारत की इकोनॉमी के लिए लंबी अवधि के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस जो है वो बरकरार है। और ये सिर्फ कहना हमारा नहीं है, जाने माने ब्रोकरेज हाउसेस का भी कहना है कि अंडरटोन जो है ना लॉन्ग टर्म बेसिस काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आता है, क्योंकि चंद सेशंस के बाद, कुछ ही दिनों बाद नए साल में हम प्रवेश करने वाले हैं, तो बाजार की चाल नए साल में कैसी रह सकती है। सेंसेक्स, निफ्टी, अलग अलग सेक्टर्स को लेकर दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस का नज़रिया क्या है, आइए ये रिसर्च जानते हैं। और ये रिसर्च की है अशेषा ने। अशेषा, ओवर टू यू। बिल्कुल, भले ही शॉर्ट टू मीडियम टर्म में काफ़ी ग्लोबल और डोमेस्टिक चिंताएं बाजार में दिखी है, ब्रोकरेज हाउसेस का नज़रिया 2025 के लिए अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है। निफ्टी की बात करें तो 2024 में करीब 11% के रिटर्न्स अब तक निफ्टी 50 ने दिए हैं, लेकिन 2025 के लिए ब्रोकरेज हाउसेस का क्या नज़रिया है और क्या टारगेट प्राइसेस है, उस पर नज़र डालेंगे। सिटी ने 25,000 का लक्ष्य, गोल्डमैन सैक्स ने 27,000 का लक्ष्य निफ्टी पर दिया है, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने 26,500 और जेफरीज ने 26,600। ये कुछ लेवल्स है जो ब्रोकरेज हाउसेस मानते हैं कि ये लक्ष्य 2025 में हम देख पाएंगे। इसके अलावा सेंसेक्स की बात करेंगे, यहाँ पर करीब 12% के रिटर्न्स 2024 में दिखाई दिए थे। 2025 के लिए HSBC 90,520 का लक्ष्य दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने 93,000 के लेवल्स 2025 के लिए दिए हैं। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक व्यूज़ क्या है सभी ब्रोकरेज हाउसेस का, उस पर भी नज़र डालेंगे। सबसे पहले HSBC, उनका नज़रिया इंडिया पर अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है। ओवरवेट की राय उन्होंने इंडिया पर दी है। उनका मानना है कि हाँ, वैल्यूएशंस थोड़े से एक्सपेंसिव है, नियर टर्म कंसर्न्स है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी इंडिया पर काफ़ी पॉजिटिव है। अर्निंग्स मल्टीपल एक्सपेंशन एक्सपेंसिव होते हुए नजर आए तो PE मल्टीपल एक्सपेंशन शायद इतना नहीं दिखेगा। सिटी की बात करें तो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में उनका मानना है कि रिकवरी अच्छी खासी हो सकती है। इस साल फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में कैपेक्स पर थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखा था इलेक्शन के चलते, लेकिन अब कैपेक्स में भी बढ़ोतरी दिखेगी, जिसके चलते सभी सेक्टर्स, कैपेक्स रिलेटेड सेक्टर्स पर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई देगा। फाइनेंशियल्स, टेलीकॉम और फार्मा, इन तीनों सेक्टर्स पर उनका नज़रिया ओवरवेट रेटिंग उन्होंने दिया है। और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, IT और मेटल्स, इन तीनों सेक्टर पर उन्होंने अंडरवेट की राय दी है। यह है सिटी की राय सेक्टर स्पेसिफिक 2025 के लिए। गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो उनका मानना है कि मार्केट रेंज बाउंड रह सकते हैं अगले कुछ महीनों के लिए। डोमेस्टिक सिक्लिकल्स पर उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है और फार्मा को उन्होंने मार्केट वेट की राय दी है 2025 के लिए और 3 महीने का लक्ष्य 24,400 का। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट की बात करें तो उनका मानना है कि अभी भी कई सारे पॉजिटिव्स हैं इंडियन मार्केट में। लिक्विडिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अर्निंग्स ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते इंडियन मार्केट पर एज अ होल आउटलुक बाकी एमर्जिंग मार्केट से या ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करें तो अभी भी पॉजिटिव है। उन्होंने सेंसेक्स पर 1,05,000 का लक्ष्य दिया है बुल केस में और बेयर केस में 70,000 का लक्ष्य सेंसेक्स पर दिया है। लास्ट में बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की बात करेंगे। उन्होंने कहा कि US एक्विटीज़ से कंपेयर करें तो निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन वैल्यूएशन एक्सपेंशन अनलाइकली है। याद रखिए, वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसके चलते उनका नज़रिया थोड़ा सा कॉशियस है। लेकिन ऑल इन ऑल सभी ब्रोकरेज हाउसेस काफ़ी बुलिश है। कई सारे सेक्टर्स पर उन्होंने अपना नज़रिया दिया है और इंडेक्स लेवल पर निफ्टी और सेंसेक्स की बात करें तो 2025 में भी करीब 10 से 12% का अपसाइड अभी भी दिख सकता है। ठीक है, तो ये तमाम ब्रोकरेजेस का अनुमान अगले साल के लिए बाजार में आपको नज़र कहाँ पर रखनी है, किस तरह के रिटर्न की उम्मीद करके चलनी है, पूरी की पूरी डिटेल में चर्चा ये की है। आशीषा ने पूरा आपको बता दिया है। बाजार पर लौटते हैं और 3:17 हो गए हैं। एक शेयर है वही हर निशान में टिकने में कामयाब है, पूरा दम दिखा रहा है इस वक्त सिप्ला के लाल निशान में ना फिसले, लेकिन अब जो तेजी है वो रह गई है 0.11% की। निफ्टी गिरावट 335 अंकों की और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है 750 अंकों की। 1.25% से ज़्यादा की कमज़ोरी हम देख रहे हैं इस वक्त मार्केट में, दोनों के दोनों इंडेक्स में।
राजेश जी, BTST या फिर STBT मन है तो दीजिएगा सर, हम पूछ रहे हैं, या फिर ये प्रथा है इसलिए मत दीजिएगा, अगर कुछ दिख रहा हो तो बताइए। तो देखिए, दो स्टॉक दिख रहे, काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन बनी है जिसमें पहला स्टॉक है डिफेंस सेक्टर से, जिसमें मजगांव डॉक यहाँ पे काफी स्ट्रांग दिख रहा है। ये स्टॉक हमने हमारे डिफेंस सेक्टर पे हमारी एक थीमेटिक रिपोर्ट हमने पब्लिश की थी पिछले कुछ दिनों में, तो ये स्टॉक उस रिपोर्ट का पार्ट है और आज काफी स्ट्रांग बाइंग एक्शन बनी है। तो हमें लगता है मजगांव डॉक को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। जिस तरीके के यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बना है, ये स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट हम प्रोजेक्ट करें 5400 की तरफ। तो यहाँ पे 50 टू 90 के स्टॉप लॉस से ट्रेड लिया जा सकता है। और दूसरा स्टॉक जहाँ पे आज एक फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट बना है और स्टॉक अपने अब ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है, वो है ज्योति CNC। ये स्टॉक में भी बहुत स्ट्रांग बाइंग एक्शन है, दोनों मिड कैप कैश सेगमेंट के स्टॉक है। ये स्टॉक भी हमें लगता है जिस तरीके का ब्रेकआउट बन रहा है ज्योति CNC में, ये स्टॉक का भी नेक्स्ट टारगेट 1500 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे भी ट्रेड लिया जा सकता है 1410 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, ये दो शेयर हो गए राजेश जी की तरफ से BTST। अच्छा राजेश जी, एक दो शेयर ना मैं पूछता हूँ, उसमें बताइए कि मौके हैं क्या। अब धीरे धीरे क्या है ना कि बाजार में तो ऐसे ही थोड़ा सा नेगेटिव माहौल आज हम देख रहे हैं, लेकिन सामने न्यू ईयर खड़ा है, क्रिसमस की छुट्टियां हैं, और जो कंजम्पशन टूरिज्म रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं थोड़े थोड़े उसमें बाइंग दिख रही है। इंडियन होटल आज थोड़े सिग्नल दे रहा है, यूनाइटेड स्पिरिट्स में 2.5% के आसपास की तेजी है। क्या इनमें लॉन्ग ले जा सकते हैं? और थोड़ा सा लंबा व्यू अगर रखना हो 2 से 3 हफ्ते का, मैं कह रहा हूँ महीने भर का, क्या ये स्टॉक ठीक है? तो बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए इंडियन होटल तो एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और स्टॉक में देखें तो जिस तरीके की एक सस्टेन बाइंग है, तो इंडियन होटल तो यस हमारी प्रिफर्ड चॉइस है। यहाँ पे बिल्कुल लॉन्ग साइड का ट्रेड रखा जा सकता है और हमें लगता है कि ये स्टॉक फर्दर पोजिशनली भी यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। 950,000 तक की अपसाइड हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड आते हुए दिख सकती है। तो इंडियन होटल बाय एंड होल्ड, इवन डिक्लाइन में एक्यूमुलेट भी किया जा सकता है। डाउन साइड के स्टॉप लॉस होंगे 830-40 के। यूनाइटेड स्पिरिट शो की शुरुआत में भी हमने रिकमेंड किया था और हमें लगता है यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड ब्रेवरीज और भी बाकी लीकर स्टॉक्स में आज मोमेंटम है। तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि ये थीम फर्दर बाइंग इंटरेस्ट डिस्प्ले करते हुए दिखेगी। बट ये है कि मार्केट में सप्लाई प्रेशर है, तो जो इंटेंसिटी की बाइंग आना चाहिए वो अभी यहाँ पे एब्सेंट है। बट यस, टेक्निकली स्ट्रक्चर यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड ब्रेवरीज के पॉजिटिव भी है और हमें लगता है कि ये दोनों स्टॉक्स भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इन दोनों शेयरों में भी आप नज़र डाल के चल सकते हैं। रोहन जी, आज हम देख रहे हैं कि सीमेंट वाले जो शेयर है ना वहाँ पर प्रेशर है। ग्रासिम 3% नीचे इस वक्त दिख रहा है। बाकी अगर हम बड़े शेयरों की बात करें, अल्ट्राटेक में भी कमज़ोरी है। छोटे मोटे कुछ स्टॉक्स थे, स्टार सीमेंट जैसे, वहाँ पर आज हम इनिशियल बाइंग देख रहे थे। पता नहीं अभी क्या स्थिति, एक बार ज़रा चेक कर लेंगे उनको। ये बताइए कि अगर रियल एस्टेट को यहाँ से मजबूत होना है, क्योंकि कमेंट्स अच्छा है रियल एस्टेट को लेकर, तो निश्चित तौर पर बिना सीमेंट के तो होगा नहीं वो। क्या ये सही समय है बाय ऑन डिप्स करने का? क्योंकि कई बार होता है कि हम पूछते हैं कि अच्छा करना क्या है, शेयर जब चल रहे होते हो, नहीं थोड़ा नीचे आ जाए तब लीजिए। लो जी, आगे नीचे, क्या अब खरीदना है, इनमें खरीदारी करनी है? तो जिस हिसाब से स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिसमें सीमेंट आ गई, जो ओवरऑल है, इसका एक चीज अपने को समझना है कि ओवरऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो लार्जेस्ट स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट से हो रही है, वो कहीं पे डिमांड थोड़ी स्लगिश हो गई है लास्ट 2 क्वार्टर से। तो इसीलिए हमने देखा है कि एक कंसोलिडेशन पॉइंट पे आ गया है और सामने नंबर्स एक्सपेक्टेड नहीं है कि इतने ज्यादा आउट परफॉर्मिंग आएंगे। और रियल एस्टेट भी जो बढ़ रहा है वो अलग अलग रीजन से बढ़ रहा है, वो कोई ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। सो ऑन दैट पॉइंट आई थिंक सो ये एक सेक्टर ऐसा है जो एज ऑफ नाउ उसको कूल ऑफ टाइम की जरूरत है। सो इट्स नॉट, एक न्यूट्रल है, बहुत पॉजिटिव भी नहीं है बहुत नेगेटिव भी नहीं है। सो वेट फॉर द राइट टाइम। अभी ऐसा लग रहा है कि इसको अवॉइड किया जाए, वो राइट वे है। you there. So सीमेंट प्लेयर्स में पर्टिकुलरली इस वक्त वेट एंड वॉच का नज़रिया रख के आप चल सकते हैं और वक्त वक्त पर इसे रिव्यू ज़रूर करते रहेंगे। लेकिन इस बीच राजेश, क्वेस्ट कॉर्प पर भी फोकस होना चाहिए। आज के सत्र में कमज़ोर बाजार में क्वेस्ट कॉर्प पर एक रिपोर्ट आई और एंटिक की एक रिपोर्ट के बाद स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है।
50% अपसाइड जब ये रिपोर्ट आई तब ये एंटिसिपेट करके चल रहे थे। इस वक्त 718 के लेवल्स पर 7-7.25% की तेजी पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1000 तक के टारगेट्स मानकर चल रहे हैं। एक तो स्टाफिंग इंडस्ट्री आउटलुक जो है वो काफ़ी पॉजिटिव इन्हें नजर आता है ना। कैगर बेसिस रेवेन्यू ग्रोथ जो है 12 से 14% तक जाने की संभावना ये जता रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर आप देखें कंपनी का हेडकाउंट ग्रोथ, वर्कफोर्स मैनेजमेंट, ये कई सारे स्ट्रेंथ हैं जो कि बिल्टअप हो रहे हैं। क्वेस्ट कॉर्प टेक्निकली आपकी राय यहाँ पर क्या होगी? अच्छा खासा चल गया 7% की तेजी। बिल्कुल मानसी जी, आज एक अच्छा मूव स्टॉक में देखने को मिला। वॉल्यूम एक्शन भी काफी इंकरेजिंग है स्टॉक में अगर हम सेटअप की बात करें तो स्टॉक अपने ऑलमोस्ट 20 डे मूविंग एवरेज को डिफेंड करने में यहाँ पे कामयाब रहा है और एक पुल बैक यहाँ पे बनते हुए दिखा है। इस पुल बैक में स्टॉक ने वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट यहाँ पे बनाते हुए दिखा है। हमें लगता है, देखिए, यहाँ पे अगर ये स्टॉक अब 700 रुपए के ऊपर सस्टेन कर पाता है अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो हमें लगता है यहाँ पे फर्दर फॉलो बाइंग एक्शन इनिशिएट होते हुए दिख सकती है। एंड देन स्टॉक में 755 760 की तरफ रैली एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। तो एट दिस जंक्चर सजेशन ये रहेगा कि 700 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखी जा सकती है, या फ्रेश लॉन्ग भी लेना है तो 700 का स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। हमें लगता है यहाँ पे 735-40 तो टारगेट कंटिन्यू हो सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे। से नजरिया पॉजिटिव टेक्निकली भी नजर आ रहा है और ये ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट के बाद एक अपमूव स्टॉक में आज सुबह से ही देखने को मिला है। रोहन, अभी थोड़ी देर पहले फॉरेन ब्रोकरेजेस की जो रिपोर्ट की रिसर्च पर आशीषा हमसे बातचीत कर रही थी। ढेर सारे ब्रोकरेजेस का क्या कहना है भारतीय बाजार पर 2025 के आउटलुक को लेकर, इस पर बात कही हमने। और इसमें मेजरली IT, रियल एस्टेट, जिसका जिक्र आपने भी किया था। फॉरेन ब्रोकरेजेस का भी ये मानना है कि ये सेक्टर्स है जिस पर नजर होनी चाहिए। वन मोर सेक्टर जो कि डिफेंसिव है, फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक। इसमें मैं CDMO को भी जोड़ना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी फार्मा CDMO प्लेयर्स पर आपका क्या नजरिया है लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए? CDMO क्या आपको एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिहाज से अच्छा लगता है? बिकॉज ग्लोबल लीडरशिप के लिए इंडियन CDMO कंपनियां जो है पॉइज तो हैं। अच्छा, आई थिंक तकनीकी दिक्कत के चलते रोहन से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि अभी जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स और आउटलुक पर हम बात कर रहे थे, उस लिस्ट में बैंक्स, फाइनेंशियल्स, रियल एस्टेट, IT सेक्टर, ये सेक्टर्स की बात हो रही थी। लेकिन इसके साथ साथ फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक पर भी कुछ ब्रोकरेजेस का भरोसा कायम है और इन सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स पर भी नजर होनी चाहिए। और एक और नया उभरता हुआ सेक्टर जो कि CDMO स्पेस है, इस पर खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए। राजेश जी, वैसे कुछ तमाम ऐलान होने थे, कुछ तमाम एक्ट्स थे जो कि इस वक्त स्टॉल्ड हैं और इसके चलते CDMO में इतना एक्शन नहीं नजर आ रहा है। बट व्हाट डू यू थिंक, आपको लगता है 2025 के थीम्स में CDMO स्पेस को भी हम ऐड कर सकते हैं? देखिए, काफी कुछ यहाँ पे हमने देखा है कि ये CDMO स्पेस में काफी स्टॉक्स जो इससे रिलेट करते हैं उसमें काफी बाइंग एक्शन हमने पिछले दिनों में देखा है। हमें लगता है कि यस, यहाँ पे मोमेंटम बन सकता है, तो फोकस पे रखना चाहिए ये थीम को भी। और हमें लगता है कि यस, IT, फार्मा, ये स्पेस दोनों ही एक थीम हमें लगता है कि नए साल में देखने को मिल सकती है, इनमें मोमेंटम। तो IT और फार्मा बिल्कुल हमारे बाइंग लिस्ट में है अगले 1 साल के व्यू के हिसाब से। और दोनों ही सेक्टर का ओवरऑल सेक्टोरल इंडाइसेस भी देखें तो हमें लगता है यस, ये सेक्टर में अभी भी स्ट्रेंथ बरकरार है। और मार्केट में जैसे ही रिकवरी का ट्रेंड वापस यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखेगा, तो ये दोनों सेक्टर आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू करते हुए दिख सकते हैं। हाल इसे वॉच लिस्ट में हम रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी उम्मीदें हैं ये सेक्टर्स भी आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। एक नज़र पिरामल फार्मा पर भी होनी चाहिए। राजेश जी, एक क्विक राय आपसे जानना चाहेंगे इस पर बिफोर वी क्लोज। JM फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट और उसके ठीक बाद हमने देखा पिरामल फार्मा में मूव देखने को मिले, 4% की तेजी है आज। तो बिल्कुल मानसी जी, देखिए, स्टॉक में स्ट्रक्चर तो ओवरऑल बुलिश है। पिछले 3-4 हफ्तों से स्टॉक में एक करेक्शन का दौर था। स्टॉक ने एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास से ही आज एक पुल बैक बनाया है। इस पुल बैक में वापस स्टॉक 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। तो करेक्शन में 50 डे मूविंग एवरेज को होल्ड आउट कर रहा है। तो अभी यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे कि 250 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको स्टॉप लॉस रख के पोजीशन को बनाया जा सकता है, या नया फ्रेश भी ट्रेड लिया जा सकता है।
और हमें लगता है अगर ये 250 होल्ड करता है तो इसके जो प्रीवियस स्विंग थे करीब 285 तक के, वहां तक का मोमेंटम आते हुए दिख सकता है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। फार्मा पर और पिरामल फार्मा पर, लेकिन बाजार में आज लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन, जबकि बिकवाली के साथ हम क्लोज होने वाले हैं। गिरावट हावी होती हुई दिन भर, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे बाजार की चाल एक तरफा गिरावट पर ही देखने को मिली। आज शुरुआती रुझान भी हम देख रहे थे बाजार के, ग्लोबल मार्केट की तरफ से भी सेंटिमेंट्स कुछ खास नहीं थे। एफआईआईएस के सेल डेटा हमारे पास थे, चाहे फिर वो कैश मार्केट में हो या वायदा बाजार में हो। सो क्लियरली सारे के सारे सेंटिमेंट्स जो है प्ले आउट कर रहे थे और बाजार खुलने से ठीक पहले भी इसी तरह के संकेत मिल रहे थे और ड्यूरिंग द सेशन भी बाजार ने कोशिश भी नहीं की, इनफैक्ट ये कह सकते हैं। आज तो ब्रॉडर मार्केट्स में भी अगर आप देखें गिरावट का रुझान देखने को मिला। निफ्टी बैंक निफ्टी में बिकवाली का दबाव जरूर था, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप की चाल भी आज फीकी ही पड़ती हुई दिखी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखेंगे तो आज डिक्लाइंस का पलड़ा भारी है। 837 एडवांसेस के सामने 1783 डिक्लाइंस इस वक्त आपको बाजार में नजर आएंगे। ऑलमोस्ट काफी बड़ा चंक कह सकते हैं मार्केट कैप इरोजन 4.5 लाख करोड़ का बीएसई लिस्टेड स्टॉक्स में देखने को मिला, विच इज अ बिग नंबर इन इटसेल्फ। और इस वक्त बाजार की चाल जहां पर कमजोर पड़ती हुई, वहां पर मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, एक या दो स्टॉक्स सिप्ला, आईटीसी, श्री सीमेंट में हल्की फुल्की सी मजबूती के साइंस नजर आए, ना के बराबर, लेकिन इसके ठीक सामने कई सारे प्लेयर्स थे। इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि निफ्टी 50 की लगभग सारी की सारी कंपनियों में इन 2-3 स्टॉक्स को छोड़ दें तो बिकवाली का दबाव भी देखने को मिला। एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, टीसीएस, एलएनटी, आईसीआईसीआई बैंक के सारे स्टॉक्स आज गिरावट ऑन दी फ्लिप साइड दिखा रहे थे। मेजर प्लेयर्स लाइक रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, टीसीएस, यहां से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था बाजार को आज। और क्लोजिंग के दरमियान भी अगर आप देखेंगे इन तमाम स्टॉक्स में भी करीब 3% तक की गिरावट देखने को मिलेगी। एलएनटी यहां पर भी लाल निशान के साथ कामकाज देखने को मिला। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की अगर बात करें, वहां पर भी तगड़ी पिटाई होती हुई देखने को मिली। श्रीराम फाइनेंस के शेयर में हमने गिरावट देखी। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, चोला, बजाज फिनसर्व, बजाज ट्वेंसी इनफैक्ट अगर देखेंगे यहाँ पर गिरावट झेल रहे थे। ऑटो स्टॉक्स और साथ साथ ऑटो एंसिलरी को भी जोड़ दीजिए, वहां पर भी आज बिकवाली का दबाव। एस्कॉर्ट्स कुबोटा हो, चाहे टीवीएस मोटर हो, जेके टायर, एमएनएम, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, इस सारे के सारे स्टॉक्स में आज डाउन ट्रेंड्स नजर आए। तेल गैस शेयरों में भी बिकवाली हावी रही। रिलायंस जिसका जिक्र हमने किया, इसके अलावा आईजीएल, गुजरात गैस, जीएसपीएल में भी गिरावट के साथ ही कामकाज क्लोज होता हुआ। फर्टिलाइजर्स जो कि बाजार को फर्स्ट हाफ में संभाल रहे थे, सेकंड हाफ तक फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी हमने देखा कमजोरी ही देखने को मिली। क्लोजिंग आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। मेटल, तेल, गैस, एनर्जी शेयरों में बिकवाली 80,657 के लेवल पर करीब 1000 अंक, 1100 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स में क्लोजिंग 24,320 के लेवल्स पर 350 अंकों की बिकवाली आप निफ्टी में देख पाएंगे। बैंक निफ्टी में भी गिरावट हावी होती हुई और मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में भी 52,787 के लेवल्स पर करीब 800 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी के साथ। सो एक वीक सेशन, कमजोरी के साथ बाजार की शुरुआत और फ्लैट शुरुआत के बाद कमजोरी के साथ ही बाजार क्लोज होते हुए। राजेश जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस वॉलेटाइल मार्केट में अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए, अपने ट्रेडिंग कॉल्स और बाजार पर अपना नजरिया हमें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अगली पेशकश कल की तैयारी लेकर थोड़ी ही मिनटों में वापस हम लौटेंगे। आप बने रहें 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।